हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपका मित्र सनत वर्मा आपको पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग अति महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते जा रहे होंगे और आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, ऐसा मुझको लग रहा है। और पूरा देखकर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, इसमें नंबर तो 9वां डाला है, लेकिन ये पहला प्रश्न है अपना आज का। हॉट स्पॉट की संकल्पना, ठीक है, हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने की? सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं उनका भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो उनको क्या कहा जाता है? उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट नाम दिया गया है, या हिंदी में बोले तो तप्त स्थल। अगर हिंदी में कभी बोले आपसे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने की है दोस्तों? आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन मेयर, वाल्टर जी रोजेन या एडवर्ड सुएस। तो वाल्टर जी रोजेन के बारे में तो मैंने आपको बताया था। रोजेन बोले, चाहे देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, आप इंग्लिश देखिए रोजेन, ठीक है, या रोसेन भी इसी को लिखकर वो विकल्प के रूप में आपके सामने रख सकता है। जैसा कि मैंने पिछले बार, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वाल्टर, ठीक है, वाल्टर जी रोसेन ने क्या किया है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो चाहे जी रोजेन बोले चाहे जी रोसेन बोले, एक ही बात है, ठीक है। और अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही होगी कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, वाल्टर जी रोजेन ने, तो मैं आपको बताता हूं याद करने का तरीका। जैसा कि आपको पता है कि जैव विविधता जो है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो विविधता है के बारे में बोला जाता है। तो रोज देखते हैं हम लोग रोज देखते हैं जैव विविधता को। तो इसीलिए आप याद रखिए, जैव विविधता शब्द या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने किया। रोज रोज देखते हैं ना, तो वाल्टर जी रोजेन, अब आपको पक्का याद रहेगा। और इस प्रश्न का उत्तर है हॉट स्पॉट, ठीक है, की संकल्पना नॉर्मन मेयर ने की है दोस्तों। दूसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है। और देखिए पहला जो ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, थोड़ा गाढ़ा लिखा हुआ है जानबूझ के, कभी कभी पेपर में ऐसा लिखा आ जाता है, लेकिन वो आंसर हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अपने नॉलेज से काम लीजिएगा, ठीक है। और ये नॉर्मन बोरलॉग भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको कहा जाता है हरित क्रांति, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये कमेंट करके मुझको बताइएगा। तो एक ही प्रश्न में आपके 4-5 प्रश्न कवर हो गए, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिए आप, 10वां जो लिखा हुआ है क्रमांक में, और ये दूसरा प्रश्न है हमारा आज का। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब आया? ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब आया? और ये प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है, क्योंकि गंगा हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो इसके लिए प्राधिकरण कब बनाया गया? तो आप याद रखिए 1985 में, ठीक है, 1985 में। और अगर पूछे कि आपसे कि केंद्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण कब बनाया गया या कब आया, तब आप बताएंगे 2009 में, ठीक है दोस्तों, 2009 में। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गंगा बेसिन बोल रहा है कि सिर्फ गंगा प्राधिकरण बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अपन देख रहे हैं तीसरा प्रश्न आज का हमारा, पारिस्थितिकी पदछाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुटप्रिंट। फुट मतलब पैर,
और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पद। प्रिंट मतलब छाप। को मापने की इकाई क्या है, ठीक है, या इकाई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ऑप्शन पढ़ के, भूमंडलीय हेक्टेयर, वायुमंडलीय हेक्टेयर, रेन हेक्टेयर या इको हेक्टेयर। तो बताइए दोस्तों, आप बताने का प्रयास किया करें पहले, और उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूं। भूमंडलीय हेक्टेयर जो है पारिस्थितिकी पद छाप को मापने की इकाई है। बहुत से बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा, और पर्यावरण थोड़ा सा नया हो जाता है आपके लिए, बहुत सारी बातें, क्योंकि इसको इतना डिटेल से कभी पढ़ाया नहीं गया होता है स्कूलों में। तो भूमंडलीय हेक्टेयर पारिस्थितिकी पदछाप को मापने की इकाई है, और पक्का आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पर्यावरण आपके सिलेबस में है तो जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। किसी भी पेपर में अगर आपके पर्यावरण होगा तो पक्का इन प्रश्नों को देखकर जाइएगा, आपके लगभग प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं, वो तो सभी पेपर्स में आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपके पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, आज का हमारा चौथा जो प्रश्न है, जिसका क्रमांक 12 लिखा हुआ है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप है। अब सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। हमारे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप है एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए मैंने पढ़ दिए हैं। तो कई बच्चे तो एशिया में लगा देते हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और एशिया में क्यों नहीं पाई जाती? यहाँ पर जनसंख्या इतना ज्यादा है ना, तो जैव विविधता को पनपने मतलब अच्छे से फलने फूलने नहीं दे रहे हैं लोग। शहरों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, नगरों का, बेचारे जंगली जीव जंतुओं के आवास को नष्ट किया जा रहा है, जिससे जैव विविधता क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा प्रदूषण, तो प्रदूषण से कई चीजें मर जाती हैं। सबसे पहली बात तो कई जीव जंतु और कई पेड़ पौधे प्रदूषण से मर जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप एशिया कैसे हो सकता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जबकि अंटार्कटिका भी कदापि नहीं हो सकता। अंटार्कटिका में तो पूरा जो है बर्फ ही बर्फ है, इसको बोला जाता है श्वेत महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैव विविधता बहुत है ना, ज्यादा जैव विविधता नहीं पाया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। और आपसे पक्का पूछा जा सकता है। और पढ़ लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने के कारण कौन से स्थान को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है? अब बताइए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। विश्व का फेफड़ा कौन से स्थान को कहा जाता है? अमेजन नदी घाटी, नील नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब बताइए दोस्तों। और अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो अमेजन वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। आपके दक्षिण अमेरिका वाले जो बेल्ट में, आपको पता है ना, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, विश्व भूगोल, तो आपको पूरा नक्शे के साथ याद करा दूंगा, ठीक है। और अभी तो आप लोग याद रख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी पाई जाती है, और बहुत बड़ी नदी है, और वहां पर वर्षा भी बहुत अधिक होता है उस क्षेत्र में। तो इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है, जबकि जो क्षेत्र है अमेजन नदी घाटी,
जिसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। जबकि आपकी देखिए ऑप्शन में आपके दूसरे ऑप्शन में नील नदी घाटी भी दिया हुआ है, जो कि अफ्रीका में है। तो कई लोगों को लगेगा कि अफ्रीका में है तो जरूर इसमें, है ना, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती होगी, इसलिए विश्व का फेफड़ा इसको कहा जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, है ना, अमेजन नदी घाटी, ये तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। जबकि सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप अफ्रीका है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न अपना है, मतलब क्रमांक चौथा है, विश्व नमी भूमि दिवस कब मनाया जाता है? और बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, विश्व नमी भूमि बोले या आर्द्र भूमि बोले, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? और बताइए दोस्तों, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 16 अक्टूबर को, 5 जून को? 5 जून को तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को, अब 2 दिसंबर को आपको पता होगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है उस दिन। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस भी है, आप सर्च करके बताइएगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो नमी भूमि दिवस है, इससे संबंधित एक संधि हुई थी, रामसर संधि। ईरान का शहर है रामसर, और रामसर संधि हुई थी बहुत से देशों के बीच। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रामसर संधि आपसे पूछी जाती है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नमी भूमि से, या आपके ऑप्शन में होगा आर्द्र भूमि से। तो आपका बिल्कुल 2 नंबर अभी वन संरक्षक में पक्का है, अगर आ जाता है तो। और इस दिवस को 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, और आगे आपका प्रश्न है, 5वां क्रमांक लिखा हुआ है, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय। चाहे आपको भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण पूछे, चाहे जंतु विज्ञान सर्वेक्षण पूछे, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बॉटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का केंद्र पूछे, दोनों का ही मुख्यालय आपका कोलकाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों ही बातें मैंने आपको एक साथ बता दी। ठीक है, और नागपुर में क्या है बताइएगा मुझको। नागपुर में भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है पर्यावरण से संबंधित, और आगे मैं आपको बहुत सारी संस्थाओं के बारे में बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज में। और आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न अक्सर नए होते हैं बच्चों के लिए। और बताइएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों का निवास स्थान कहलाता है। आपका चौथा ऑप्शन देखिए, घर लिखा हुआ है। घर तो नहीं कहलाता है, प्रजातियों का निवासी स्थान हैबिटॉट पहला ऑप्शन। पारिस्थितिकी निकेज भी ऑप्शन में है, और पद चिन्ह भी ऑप्शन में है। और देखिए बिल्कुल नए ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नए हैं आपके लिए। और घर शब्द भी दे दिया है आपको फंसाने के लिए, लेकिन घर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और प्रजातियों का जो निवास स्थान है, ठीक है, हैबिटॉट कहलाता है, हैबिटॉट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रजातियों को जहां रहने की आदत होती है, ठीक है, हैबी को हॉबी बना लीजिए, याद रखने के लिए हैबिटॉट बोलिए। ठीक है, तो प्रजातियों को जहां रहने की आदत होती है वही तो उनका निवासी स्थान होगा ना, तो ऐसे आप याद रखिए, हैबिटॉट बोलते हैं। ठीक है, और किसी जीव जंतु को
जीवन यापन करने के लिए आवश्यक क्षेत्र कहलाता है? फिर से नया प्रश्न आपके सामने है और मैं एक बार और पढ़ देता हूं। किसी जीव जंतु को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक क्षेत्र कहलाता है। बताइए दोस्तों, आवश्यक क्षेत्र, और यही आपका पद चिन्ह कहलाता है। फुटप्रिंट या आप बोल सकते हैं पद छाप। ठीक है, जरूर ही आपके लिए नए हो सकते हैं दोस्तों प्रश्न, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई? पद चिन्ह जहां तक मनुष्य का जो है पैर जाता है ठीक है, जीवन यापन करते करते जहां तक उसका पैर जाता है, ऐसा याद रखिए, तो पद के चिन्ह बन जाएंगे ना। तो जीवन यापन करने के लिए आवश्यक क्षेत्र पद चिन्ह, आवश्यक क्षेत्र पद चिन्ह। और आपको मैंने बहुत अच्छा तरीका बता दिया है याद रखने का, और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ऊपर के दोनों प्रश्न। और अब आपके सामने जाना पहचाना प्रश्न आ गया है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? बताइए दोस्तों। यूएनडीपी, यूएनईपी, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, चारों ही पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। और जो यूएनडीपी है वह मानव विकास सूचकांक क्या करती है? जारी करती है या जारी करता है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका पहला विकल्प सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। और कौन सा, देखिए पहला लिखा हुआ है क्रमांक और क्रमांक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण होता है प्रश्न। तो प्रश्न पर ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और स्पेशली आपके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल वाले पेपर में और अक्सर पेपर्स में जैव विविधता को क्या करते हैं? सिलेबस में रखते हैं। जैव विविधता से संबंधित हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और अब हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सा या कौन से स्थान भारत में जैव विविधता वाले, है ना, क्षेत्र हैं, ऐसा भी बोल सकता है, या जैव विविध तप्त स्थल हैं। तप्त स्थल क्यों बोला? क्योंकि अभी खतरे में है ना, खतरे में है। हालांकि वहां पर जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है, लेकिन जगह जगह पर उनको संरक्षित इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत खतरे में है। ठीक है दोस्तों, और आपके ऑप्शन में है पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार क्षेत्र। तो आपको देखिए ऐसी प्रश्न में देखिए विकल्प दिया रहता है ABCD, और उसके बाद देखिए विकल्प अलग से और दिया रहता है कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि भारत में जैव विविध तप्त स्थल हैं। जैव विविध तप्त स्थल हैं क्या? A, B और C है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। ठीक है, या इसमें दिया हुआ है A, C और D, या उपरोक्त सभी। तो कई बार लोगों को लगता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको, कि सभी सही है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र पढ़ा होता है कि जो हिमालय क्षेत्र है जैव विविधता वाला क्षेत्र है, लेकिन सभी क्षेत्र नहीं है दोस्तों। सिर्फ पूर्वी हिमालय ही आपका जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पश्चिमी हिमालय में आपके तो पूरे बर्फ है, बर्फ से पूरा ढका हुआ है, तो वहां पर आपको ज्यादा जैव विविधता नहीं मिलेगी। ज्यादा जैव विविधता आपको पूर्वी हिमालय में मिलेगा। और अंडमान निकोबार क्षेत्र को आप जानते हैं जंगल से भरा हुआ है, तो जैव विविधता तो होगा ही। तो इस प्रकार से आपका तीसरा जो ऑप्शन है A, C और D, ये सही है। ठीक है, पश्चिमी घाट में भी
जैव विविधता पाया जाता है, ये हॉट स्पॉट है। पूर्वी हिमालय भी हॉट स्पॉट है। अंडमान निकोबार जो निकोबार वाला क्षेत्र है ये भी हॉट स्पॉट है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी। और इसीलिए आपको फंसाने के लिए 4 ऑप्शन तो दिया रहता है, उसके बावजूद आपको ऐसे ऑप्शन और देता है। ठीक है दोस्तों, पेपर में आपको ऐसा बिल्कुल मिलेगा, इसीलिए मैंने सेम टू सेम आपके लिए लिखा हुआ है। और प्रश्नों की क्वालिटी पर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। चाहे कोई आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ाए, चाहे आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाए, लेकिन अगर उसके पास टेक्निक नहीं है, पढ़ाने की अच्छी टेक्निक नहीं है, देखिए पढ़ाने का टेक्निक भी चाहिए और आपको अच्छे मटेरियल्स भी चाहिए। अगर अच्छे मटेरियल्स वो नहीं दे रहा है सामने वाला, भले ही उसके पास डिजिटल बोर्ड है, फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही प्रश्न, सही मटेरियल्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए। अगर वही नहीं मिल रहा है तो हम लोग डिजिटल बोर्ड को देखकर क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए मैंने आपको जो टेस्ट में दिया हुआ था, मॉरिशस में पाए जाने वाले निर्भीक पक्षी, ठीक है, डोडो के साथ कौन सा वृक्ष जो है विलुप्त हो गया। और बहुत ही अच्छा प्राणी था दोस्तों, ये निर्भीक प्राणी था डोडो, इसीलिए शिकारी इसका आसानी से शिकार कर पाए। और खास करके पुर्तगालियों ने इसको बहुत ज़्यादा मारा और बेचारे को पूरा ही विलुप्त कर डाला। और चूंकि ये निर्भीक था, किसी के पास भी आसानी से आ जाता था। डोडो नामक जो पक्षी है मॉरिशस में, जो हिंद महासागर है उस एरिया में पाया जाता था, तो पूरी तरीके से ये विलुप्त हो चुका है। और इसके साथ साथ बहुत सारे वृक्ष भी विलुप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, तो जैविक जो तत्व हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और मैं बता दूं, ऑप्शन आपको अंजीर वृक्ष है, इमली वृक्ष है, गुलर वृक्ष है, सरसों का पौधा है, तो इसमें आपका ऑप्शन है गुलर वृक्ष। ठीक है, गुलर वृक्ष जो कि बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, पर्यावरण मित्र वृक्ष है, वह क्या हो गया, विलुप्त हो गया। इसलिए यह वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और यही आपके ऑप्शन में होगा अक्सर कि गुलर का जो वृक्ष है यह भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया मॉरिशस में। अन्य जगह पर हो सकता है मिल जाए आपको गुलर वृक्ष, लेकिन मॉरिशस में पूरी तरह विलुप्त हो गया है। और यह बहुत ही हानि वाली बात है। जैव विविधता की हानि संसार में सबसे बड़ी हानि मानी जाती है इस वक्त, और वही हानि मॉरिशस में हुई है। तो है ना महत्वपूर्ण। और तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, और यह तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा चर्चे में है और जैव विविधता इसके कारण भी खतरे में है। यहाँ तक कि मनुष्यों का भी जीवन इसके कारण खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है वैश्विक तापन। जो है पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो सूर्य से आने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है। अवरक्त विकिरणों को, जो कि ऊष्मीय प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बहुत क्या डालते हैं, ऊष्मीय प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, अवरक्त विकिरणें। यहाँ प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो अवरक्त विकिरणों को कौन अवशोषित करता है, कार्बन। तो जितना ज्यादा कार्बन हमारे वातावरण में, पर्यावरण में फैल रहा है, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे होगा क्या, जो बड़े बड़े जो बर्फों के जो दोस्तों पहाड़ हैं, जो चादर हैं, और जो अंटार्कटिका है वहां तो पूरा पहाड़ भी है बर्फ के, और आपको वहां पर बर्फ ही दिखाई देगा, वो सब पिघल रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे समुद्र का तल जो है बढ़ रहा है, और इतना बढ़ जाएगा, अगर वैश्विक तापमान अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो जो है समुद्र का तल इतना बढ़ जाएगा कि पूरा विश्व डूब जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप स्वयं ही सोच सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले एक कारक मीथेन गैस का स्रोत है या हैं।
ठीक है, एक भी हो सकता है और इनमें से सभी भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मीथेन गैस का स्रोत बताइए मुझको। क्या पालतू पशु होते हैं? धान के खेत से निकलता है क्या? आर्द्र भूमि से? दीमक के बॉम्बी से? बॉम्बी मतलब जो दीमक घर बना के रहता है ना, उसको दीमक के बॉम्बी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको देखिए विकल्प भी देखिए कैसे खतरनाक। अगर एक भी आपको नहीं पता होगा तो आपसे गलत हो जाएगा। अगर 2 और 3 आपको पता होगा तो आप 2 और 3 वाले में लगा देंगे, पहले ऑप्शन में, ए में। ठीक है, कि धान के खेत से निकलता है और आर्द्र भूमि से निकलता है, दलदल वाले एरिया से। और अगर आपको पहला पता होगा कि भाई पालतू पशु जैसे गाय है जो जुगाली करते हैं, पांगुर भांजना बोलते हैं ना जिसको, तो पांगुर जब भांजते हैं तो मीथेन गैस भी निकलती है। मीथेन गैस, अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी पांगुर भाजने वाले हैं उन सब से मीथेन गैस निकलता होगा। तो समझिए बात को दोस्तों, अगर आपको पहला और तीसरा ही पता है तब भी आपसे गलत हो जाएगा, आप बी को टिक कर जाएंगे। तो ऐसा आपको फंसाता है, इसलिए बहुत सारी बातें आप याद रखिए। और मैं आपको बताता हूं इन चारों ऑप्शन में से सभी से मीथेन गैस है ना प्राप्त होता है। दीमक के बॉम्बी से भी, धान के खेत से भी, आर्द्र भूमि से तो प्राप्त होता ही है, दलदली भूमि से तो प्राप्त होता ही है। इसीलिए उसको मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को। और यह प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। यहां तक कि पालतू पशु, ठीक है, जैसे कि गाय भी अगर आपको ऑप्शन में दे या भैंस ऑप्शन में दे, वह भी मीथेन गैस का स्रोत हो जाएगा। और इस प्रकार आपका जो डी है, डी वाला जो आंसर है उपरोक्त सभी, वह आपका उत्तर है। और बहुत सारी बातें मैं बताते चल रहा हूं दोस्तों आपको, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को भी एक्सप्लेन किया, जैव विविधता को भी मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी देखिए, कहने को तो 20 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हम लोग इसके बीच में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों आपका क्रमांक 14 वाला प्रश्न आ गया। आप क्रमांक पर ध्यान मत रखिए, 20 प्रश्न आपके आज हैं विशेष रूप से, और उसके बीच में हम लोग बहुत सारे प्रश्न कवर कर रहे हैं। और आपको पता होगा गौरैया जो कि एक चिड़िया है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है उनकी संख्या में, और इसीलिए विश्व गौरैया संरक्षण दिवस या विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आप बताइए कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को और 22 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका रिवाइज हो गया अभी। और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। मैंने आपको विश्व जल दिवस आपको बताया था 22 मार्च को। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है मैंने, 22 मार्च को मैंने जल दिवस बताया था, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को बताया था विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बताया था विश्व जैव विविधता दिवस, या सिर्फ जैव विविधता दिवस भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो याद रखना आसान है कि भाई 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस है, क्योंकि लाइन से है। लेकिन लाइन कभी कभी बिगड़ जाती है, याद नहीं रहता है। तो आप ऐसा याद रखिए कि जल को हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले लिया जल, और जल को डाला पृथ्वी पर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया? जल। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और जल लेकर हमने डाल दिया पृथ्वी में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी में डालेंगे तो क्या होगा? जैव विविधता उत्पन्न होगी, क्योंकि जल ही तो स्रोत है जैव विविधता उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा। जहां जल ज्यादा होता है वहां जैव विविधता भी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी में जल डाला तो क्या हुआ? जैव विविधता उत्पन्न हुई। तो अब आपको लाइन से याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जल लिया और उसको पृथ्वी पर डाला, तो दूसरा आपका दिवस जो है
22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और उसके बाद क्या हुआ, जैव विविधता उत्पन्न हुई। तो 22 मई को क्या होगा, विश्व जैव विविधता दिवस। अब आपको लाइन से याद रहेगा। और विश्व गौरैया जो दिवस है दोस्तों, यह मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को। तो बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। और जल संसाधन दिवस, देखिए फिर फंसाएगा आपको एग्जामिनर। विश्व जल दिवस तो आपका कब होता है, अभी बताया मैंने आपको, 22 मार्च को। लेकिन वो आपसे पूछ लेगा जल संसाधन दिवस। ठीक है, अलग है दोस्तों, अलग है, इसीलिए पूछेगा वो। और सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा 22 मार्च। ठीक है, और अक्सर बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन आप लोग जो पढ़ाकू योद्धा हैं, इसमें ना फंसिएगा। आप लोग लगाएंगे 10 मार्च, जल संसाधन दिवस 10 मार्च। और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा हुआ है जस्ट उसके नीचे। और आपका 16वां जो क्रमांक है, ये भी जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। एनजीटी का नाम आपने सुना होगा कई बार। एनजीटी जो है सरकार को बार बार फटकार लगाती है कि भाई गंगा क्यों साफ नहीं हो रही है, इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हो, स्वच्छ होता क्यों नहीं है। तो बार बार आपने न्यूज चैनल में और अखबारों में पढ़ा होगा एनजीटी। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल, और जी से ग्रीन हरित, टी से ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया है, 2010 में। याद रखिएगा, 2010 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के लिए। अब 17 प्रश्न जो है, 17वां, समुद्री जीव जो है डुगोंग, क्या डुगोंग, जो वो है ई जैसा लग रहा है आपको, लेकिन वो जो है डी है। ठीक है, डी है मतलब डा है। और ये जो लिखा हुआ है जीव का नाम डुगोंग है। तो जैव विविधता आपके सिलेबस में है और अक्सर सिलेबस में होता है। पर्यावरण जब भी आपके पेपर में होगा, ठीक है, पर्यावरण जब भी होगा तो जैव विविधता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो समुद्री जीव जो है, ठीक है, समुद्री जीव विलुप्त तो हो गया बेचारा डुगोंग। तो वह क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, मत्स्य था और शाकाहारी था, मत्स्य था और सर्वाहारी था, स्तनपायी था और शाकाहारी था, स्तनपायी था और सर्वाहारी था। ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा। आप याद रखिएगा, सर्च करके देखिएगा आप गूगल में कि डुगोंग आखिर कैसे दिखता है। इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं दोस्तों। और यह जो है स्तनपायी है, मतलब मैमल्स है, या उसी को क्या बोलते हैं, स्तनधारी। और शाकाहारी होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समुद्री गाय भी बोलते हैं डुगोंग को। तो समुद्र का एक जीव, ठीक है, मतलब समुद्र का जैव विविधता भी संकट में है, तभी तो विलुप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है डुगोंग। और इसको क्या बोलते हैं, समुद्री गाय भी बोलते हैं। और इससे आपको याद रहेगा कि यह स्तनधारी है और शाकाहारी है। शाकाहारी है मतलब साग सब्जी खाता है बेचारा। मतलब वहां जो घास उगते हैं, आपको पता होगा समुद्र में भी कई प्रकार के घास उगे होते हैं, उनको खाता है बेचारा। ठीक है, तो खाता था, अब तो लगभग विलुप्त हो चुका है। तो यह क्या है, शाकाहारी है। आप देखिएगा फोटो इसका गूगल में कैसे दिखता है। ठीक है, और बताइएगा मुझको कि आपने देखा कि नहीं। देखिए ये सब इंटरेस्टिंग बातें हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो गूगल में देखेंगे आप तो इससे मुझको तो फायदा नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाएगा बहुत समय के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें लिखा हुआ है क्रमांक 18 या 18। और यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब पर्यावरण से संबंधित जब भी सिलेबस आपके पेपर में होगा तो यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलकर पर्यावरण का क्रेज बढ़ते ही जाएगा, यह तो आप सभी को भी पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको पता होगा कि हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी वह 23 मार्च को दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। तो उसी से याद रखिएगा कि उस दिन मौसम खराब हो गया था, उस दिन मौसम भारत के लिए खराब हो गया था। तो ऐसे आप याद रखिए कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। डबल बोलने का सिर्फ एक ही कारण होता है दोस्तों, आपको याद कराना है, क्योंकि याद करना ही महत्व जो है, याद करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और 19वां जो क्रमांक लिखा हुआ है, इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया आज वीडियो, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें हमने आज की हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मतलब कौन सा प्रभावित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन को जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, यही सबसे ज्यादा बढ़ाता है ग्लोबल वार्मिंग को। तो इसके चक्कर में आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को भी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करता है, उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जलवाष्प और मीथेन भी जिम्मेवार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों इको मार्क। इसमें मैंने प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दो बहुत बढ़िया बातें मैंने आपको बता रखी हैं। इको मार्क जो है दोस्तों आया था आपके 1992 में। ठीक है, उन उत्पादों पर लगाया जाता है इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक ना हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, याद रखिएगा। कब आया था? 1992 में। और इसी प्रकार का एक और मार्क है भारत में, एक मार्क जो पर्यावरण से संबंधित है, और यह आया था आपके 1937 में, मतलब अंग्रेजों के जमाने में आ गया था। मतलब अंग्रेजों के जमाने का मार्क कौन सा है? एक मार्क है, ऐसे याद रखिए, 1937। और आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों मेरा जो वीडियो है, और प्लीज लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हमारे चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।